नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। हिमाचल में आने वाले हैं विधानसभा चुनाव, इसलिए यह है राजनीति का अगला पड़ाव। अब चढ़ने लगा है सियासी पारा, दावों और वादों की बहेगी धारा। लेकिन पिछले 5 सालों में कितना बदला हाल, जनता अब पूछेगी सवाल, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है और इसलिए जनता अपने नेता से पूछ रही है, बोलिए विधायक जी। बेशक 5 साल पूरे हो गए हों, लेकिन अब वक्त आ गया है यह जानने का कि चुनाव जीतने के लिए जितने वादे किए थे क्या वो पूरे हुए हैं, जितने दावे किए थे क्या उनको पूरा किया जा चुका है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रदेश में सियासी पारा भी चढ़ने लगा है, जिसके तहत तमाम दल और नेताओं ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। बेशक साल के आखिर में चुनाव होने हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चुनावी तैयारियों की सुगबुगाहट साफ देखी जा सकती है। ऐसे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चुनावी मुद्दे बदल गए हैं या फिर जनता से वही पुराने वादे किए जाएंगे और जनता खुद पूछेगी अपने विधायक से कि 5 साल में कितना काम किया और कितना बाकी है। इसके लिए मंच हमारा होगा, लेकिन सवाल आपके होंगे। जी हां, स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बोलिए विधायक जी में। इस कार्यक्रम के जरिए न सिर्फ आपके विधायक के किए हुए कामों का लेखा जोखा आपके सामने होगा, बल्कि खुद विधायक जी भी इस कार्यक्रम में लाइव रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम बोलिए विधायक जी। तो आज हमारे साथ जुड़ेंगे हिमाचल प्रदेश के शिमला विधानसभा के मौजूदा विधायक और प्रदेश सरकार में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज जी, जो शिमला की जनता के सवालों के जवाब देंगे और बताएंगे कि उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना विकास किया और कितना करना बाकी है। उससे पहले शिमला विधानसभा की मौजूदा स्थिति पर एक नजर डाल लेते हैं। हिमाचल प्रदेश शिमला जिले में पड़ने वाली शिमला विधानसभा शिमला लोकसभा के अंतर्गत आती है और ये निर्वाचन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सीट संख्या 63 है। यहाँ के मौजूदा विधायक बीजेपी से सुरेश भारद्वाज हैं, जो सरकार में मौजूदा शहरी विकास मंत्री भी हैं। 2017 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान यहाँ की जनता से तमाम वादे किए गए थे, जिनमें लोगों की सबसे बड़ी मांग पानी की व्यवस्था को बेहतर करना, शहर में यातायात की समस्या को सुधारना, इसके साथ ही युवाओं को रोजगार देने जैसी प्रमुख मांग भी थी, जिनकी आज हम पड़ताल करेंगे और जानेंगे कितने वादे किए गए थे जो पूरे हुए या नहीं। 2017 में हुए विधानसभा के चुनावों के मुताबिक शिमला विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 47,942 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 25,088 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 22,854 है। शिमला विधानसभा सीट अनारक्षित है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कुल 43.24% वोट पड़े थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से सुरेश भारद्वाज ने 1903 वोटों के मार्जिन से जीत हासिल की थी। सुरेश भारद्वाज शिमला विधानसभा सीट से हैट्रिक लगा चुके हैं। इस बार शिमला विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये शिमला की जनता को तय करना है। MH1 प्राइम के लिए शिमला से सुनील परमार की रिपोर्ट। तो इस स्पेशल एपिसोड बोलिए विधायक जी में आज हमारे साथ जुड़े हैं हिमाचल प्रदेश की शिमला विधानसभा के विधायक सुरेश भारद्वाज, जो प्रदेश सरकार के मंत्री भी हैं। स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम बोलिए विधायक जी में। धन्यवाद सर, सबसे पहले आपसे यह जानना चाहेंगे कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान कितने वादे पूरे किए हैं और अभी कितने करने बाकी हैं। मैं कभी वायदे नहीं करता हूं, जो काम जो है वो आवश्यकता होती है कंस्टिट्यूंसी में, उस काम को पूरा करता हूं। और शिमला की जनता इस बात की गवाह है कि जो अंग्रेजों के टाइम की राजधानी शिमला में आज तक काम नहीं हुए थे, वो आज हो रहे हैं। और शिमला
स्मार्ट सिटी के रूप में जो है वो स्मार्ट होता जा रहा है और उसमें हर प्रकार के काम जो शहर में आम जनता की सहूलियत के लिए विकास के कार्य होने चाहिए वो पूरे किए जा रहे हैं। जी, लेकिन शिमला विधानसभा की जनता का कहना है कि महज 50% चुनावी वादे ही पूरे हुए हैं। यानी आपने चुनाव जीतने के लिए जितनी बातें कही थी उनमें से अभी कुछ ही पूरे हुए हैं, अभी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अभी जनता नजरें गड़ाए बैठी है कि आप पूरा करेंगे। जो लोग आपको मिले हैं उनसे पूछिए जरा कौन सा मैनिफेस्टो मैंने उनके सामने रखा है। जी, मैंने कोई मैनिफेस्टो कभी जो है वो नहीं दिया। मैं एक बार नहीं 4 बार इस विधानसभा से जो है वो विधायक बना हूँ। जी, लगातार पिछले 3 टर्म से मैं जीत रहा हूँ। मैं कभी कोई मैनिफेस्टो इशू नहीं करता। प्रदेश सरकार के लिए जो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो होती है वो पूरे प्रदेश का होता है। अगर शिमला शहर की बात की जाए व्यक्तिगत रूप से तो उसमें जो है वो किसी प्रकार का वादा हम नहीं करते हैं। यहाँ की जो ज्वलंत समस्याएं हैं वो हम रखते थे, क्योंकि इससे पूर्व जो है वो वीरभद्र सिंह जी की कांग्रेस सरकार थी, मैं उस समय विधायक था। अब उनकी सरकार में जो है वो शिमला के डेवलपमेंटल काम नहीं हो पाते थे। हम उन चीज़ों को जो है वो विधानसभा में भी और विधानसभा के बाहर भी जो है वो रेस करते थे। मैं लगातार पिछले टर्म में भी उससे पिछली टर्म में भी भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का मुख्य सचेतक रहा हूँ। इसलिए हर एक चीज़ जो विधानसभा में उठाई जाती है वो सबसे पहले मेरे द्वारा उठाई जाती है। इसलिए शिमला शहर में जो है कांग्रेस के राज में सीवरेज मिला हुआ पानी जो है वो पिलाया गया, उससे जॉन्डिस हो गया लोगों को। सबसे पहले विधानसभा में फुल फ्लैश जो है वो विवेक के द्वारा जो है वो मैंने ही उठाया है। प्रदेश स्तरीय बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शिमला शहर की बात कर रहा हूँ। शिमला में क्या क्या आवश्यकताएं हैं वो विभिन्न नियमों के अंतर्गत अलग अलग समय पर जो है वो उठाता रहा हूँ। लेकिन अगर ये कहें कि भी कोई लिखित जो है डॉक्यूमेंट वायदों का किया हो, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो है वो मैंने कभी जो है वो किसी को ना दिया है, ना कभी इसकी जो है आवश्यकता पड़ती है। हाँ, इस बार जो है वो मुझे मौका मिला है सरकार में रहने का, सरकार में जो है वो मंत्रिपरिषद में जो है वो सेवा देने का, तो उसमें शिमला स्मार्ट सिटी बनी। ये पिछले टर्म में हमने जो संघर्ष किया था उसके कारण जो है वो शिमला को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला। अन्यथा पिछली सरकार में तो शिमला को जो है वो इस दर्जे से भी महरूम कर दिया था प्रथम राउंड में, जब उस समय के शहरी विकास मंत्री ने अपनी कंस्टिट्यूएंसी धर्मशाला को स्मार्ट सिटी बना दिया था। हमने जो है संघर्ष किया और उस समय भी हमने जो है वो जो हमारे केंद्रीय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे एम वेंकैया नायडू, जो आजकल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उनसे जाकर के जो है वो शिमला के साथ होने वाले अन्याय की बात की। तो उन्होंने स्मार्ट सिटी नहीं मिला तो अमृत मिशन दिया था जी। और अमृत मिशन के अंतर्गत जो है लगभग 284 करोड़ रुपए की जो है वो विभिन्न विकास कार्य शिमला में हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो शिमला के लिए आवश्यक थी, जो हर इलेक्शन में जो है वो की जाती थी, वो यहाँ की पानी की समस्या है। और उस समस्या को जब पिछली हमारी सरकारें रही हैं तब बहुत सारे जो है गिरी का पानी हम लाए, मैथोनी खत से हम पानी लाए थे। शिमला में जो है वो जो भी इससे संबंधित जो है लीकेज इत्यादि को रोकने का काम था वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। लेकिन इस बार उस पानी की समस्या का जो है निराकरण करने के लिए हमारी सरकार के वेतनों से वर्ल्ड बैंक से पोषित 1800 करोड़ की नई योजना जो है जिसमें सतलुज से जो है वो पानी उठाया जाएगा और शिमला की अगले 2050 तक की जो 24/7 वाटर सप्लाई की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। ये जो है वो हमने जो वायदा नहीं किया, लेकिन समस्या हमेशा उठी थी, हम भी उठाते थे और उसको जो है वो हमने पूरा किया है। विकास के काम जो है वो सबको शिमला में रहते हैं या शिमला में आते हैं उनको दिखाई दे रहे हैं। जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत लगभग 1000 करोड़ से अधिक के काम जो है विकास के शिमला में किए गए हैं। और एजुकेशन मिनिस्टर रहते हुए इससे पूर्व मैंने जो शिमला के उनकी दशा भी और दिशा भी बदली है। एजुकेशन सिस्टम में भी जो है वो परिवर्तन किया है।
जो चीजें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आई जी। हैं वो हमने जो है वो अपने स्तर पर यहाँ पर प्रारंभ कर दी। प्री प्राइमरी क्लासेस हमने प्रारंभ की हैं। हमने जो है वो तीसरी कक्षा से संस्कृत की पढ़ाई जो है वो प्रारंभ की है। ऐसी जो है अनेकों जो है वो योजनाएं, और जो हमारे सरकारी स्कूल हैं जी उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है वो काम किया है। चाहे वो फागरी का स्कूल हो, चाहे समरहिल का स्कूल हो, जी। चाहे लाल पानी का स्कूल हो, चाहे छोटा शिमला का स्कूल हो। हमारी एक दो बिल्डिंग्स जो हमने जिसके लिए बजट इत्यादि जो है वो रखा है, लेकिन एनजीटी की पाबंदियों के कारण उनको हम अभी तक जो है वो मोड़ तोप नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन शिमला शहर में चाहे वो हेल्थ की सुविधाएं हों, एजुकेशन की हों, उन सब की दिशा में जो है वो बेहतरीन सर, काम जो हुआ है। आप और शिमला के बहुत सारे स्कूल जो है वो जी। किसी भी जो है वो प्रदेश के सरकारी स्कूलों को जो है पछाड़ सकते हैं। तो बिल्कुल सर। और स्मार्ट सिटी में सड़कें जो आज तक जो है रिक्शा चलाने लायक सड़कें थी, पहली बार जो है वो 150 सालों के इतिहास में जो है वो चौड़ी हो रही हैं। और विभिन्न स्थानों पर शिमला में जो है वो लिफ्ट का प्रावधान किया जा रहा है, जी। एस्केलेटर्स का प्रावधान किया जा रहा है। शिमला शहर के अनेक स्थानों पर जो है बुक कैफेज जो है वो बनाए जा रहे हैं। शिमला की सफाई के लिए नई जो है वो मशीनरी आधारित जो है वो गाड़ियां जो है वो खरीदी भी गई हैं, और CSR के अंतर्गत भी जो है वो मैंने प्रयास करके जो है वो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से ली है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि शिमला के दृष्टि से जो काम हमने किए हैं वो शिमला की जनता भी जी और आपके पास जो है वो शिमला से आने वाले पर्यटक अगर मिलेंगे तो जी। उनसे भी पूछ सकते हैं कि शिमला बदल रहा है या नहीं बदल रहा बिल्कुल है। सर, हम वो स्वयं हम जो है खुद भी आपको शिमला जाते बताएंगे। हैं, हम बदलाव हमने भी देखा है, ऐसी बात नहीं है। हम दिल्ली में भले ही रहते हैं लेकिन बहुत प्रिय हिमाचल दिल्ली वालों का हमेशा रहा है, और वीकेंड होते ही हर किसी की कोशिश यही रहती है कि वो हिमाचल प्रदेश का, चाहे शिमला हो, कुल्लू हो, मनाली हो, उसी जगह का रुख करें। एक और सवाल, अपनी शिक्षा की बात की, बहुत अच्छे आंकड़े भी आपने समझाए, और सियासी लहजे में आपने लोगों को संबोधित करने की भी बहुत अच्छी बात की है। एक सवाल सर शिक्षा व्यवस्था को लेकर है। आम आदमी पार्टी की ओर से अब लगातार कोशिश की जा रही है, और सबसे पहला सवाल जो अब मनीष सिसोदिया की ओर से शिक्षा व्यवस्था को लेकर ही उठाया जा रहा है, स्कूलों की हालत को लेकर ही वो लगातार चर्चा कर रहे हैं कि हिमाचल में न शिक्षा व्यवस्था बेहतर है न स्कूलों की हालत बेहतर है। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूं कि मनीष सिसोदिया जी हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी को एस्टेब्लिश करने के लिए जी जो उनका तौर तरीका है झूठ और सेव का, उसी का सहारा हिमाचल प्रदेश में भी लेने का प्रयास कर रहे हैं। जी आप सब जानते हैं, दिल्ली में आपको मालूम है कि सारे देश भर की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें केरला का नाम दिया जाता है, जी और उसका कंपटीटर हिमाचल प्रदेश को माना जाता है। हिमाचल प्रदेश जब बना था 1948 में, देश के विभाजन और देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, जी तो यहाँ पर लिटरेसी रेट 10% था। आज हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो 100% हुआ है। जी तो यहाँ की सरकारों ने ही इसमें काम किया होगा, तभी ये लिटरेसी रेट कितना पहुंचा है। और दिल्ली में जो है वो शिक्षा सरकारी स्कूलों में देते हैं केवल 1200 स्कूल में, सरकारी स्कूल उनके पास 1200 हैं, पॉपुलेशन भले ही उनकी 2 करोड़ हो, जी लेकिन हिमाचल प्रदेश में आवश्यकता के अनुसार 70 लाख की आबादी को शिक्षा व्यवस्था पूरी देने के लिए 19,000 स्कूल हैं। जी तो हिमाचल प्रदेश सरकार जो है, और उसमें बहुत सारे बेहतरीन स्कूल हैं, लेकिन दूर दराज के गांव में कई बार जो है वो बच्चे जो हैं जहां पर 5 होते हैं जी वहां पर टीचर 1 होता है, इसलिए जो है वो कुछ मुश्किलात जो है जरूर होती हैं। यहाँ पर जो चीन से लगता हुआ जो हमारी सीमा है जी और हमारा जो 12,000 14,000 हाइट से ऊपर के गांव हैं, वहां पर हमको 3 या 4 बच्चों के लिए स्कूल खोलना पड़ता है। जी अब उसमें जो है वो आप दिल्ली के संजीवनी स्कूल की या DPS की जो है वो सहूलियतें मांगेंगे तो वो शायद संभव नहीं होगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश के जनता को शिक्षित करने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने बेहतरीन काम किया है, और आज भी
हिमाचल प्रदेश के टेरेन के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश की व्यवस्था के मुताबिक, जी हिमाचल प्रदेश जितना जो है वो लंबा चौड़ा प्रदेश है, पॉपुलेशन कम है, बेशक। उसके मुताबिक जो है वो देश के सभी जो है वो हमारे जो प्रदेश हैं उनसे बेहतर स्कूल चला रहा है। नई प्रकार के स्कूल के लिए भी हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रयास किया है और अब अटल आदर्श आवासीय विद्यालय हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जो है वो एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, जो बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों के मुकाबले पर जो है वो काम करने वाले होंगे। चलिए सर, जो बोलिए सरकारी विधायक स्कूल में हैं, हमारा जो ये प्रोग्राम है, जी। बोलिए विधायक जी। अब जनता का एक और सवाल ले लेते हैं, क्योंकि अब उनके सवाल की बारी है। शिमला की अगर बात करें और खासतौर से युवाओं की बात करें, उनका कहना है कि यहाँ बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है। इस पर क्या कहेंगे आप? सरकार नौकरी देने में पूर्ण नहीं है। वो हमने इतनी सारी डिग्रियां की है, सब कुछ किया है, पर हमारे को नौकरियां ही नहीं मिल रही है इसमें। देखिए बेरोजगारी जो है वो सारे दुनिया की और देश की, और अगर शिमला विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसका जरा सर्वे करा लीजिए आप। शिमला में जो है वो युवा बहुत कम रहता है। जी यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं। उनके अधिकांश बच्चे चंडीगढ़ पढ़ते हैं, दिल्ली पढ़ते हैं, बेंगलोर में पढ़ते हैं, नोएडा में काम करते हैं या हैदराबाद और बेंगलोर में काम करते हैं, और बहुत सारे लोगों के बच्चे जो हैं वो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में रहते हैं। सर, वो इसलिए जाते इतने हैं यहाँ कि पर जो है रोजगार युवा उपलब्ध है, नहीं है। उनको जो है वो उनको काम देने के लिए जितनी जो है पद सरकारी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार ने जो है वो निकाले हैं, वो आज तक की जितनी भी सरकारें रही हैं अपने 4 साल के कार्यकाल में किसी से भी कंपेयर कर लें, उन सबसे अधिक हैं। जी इसलिए हाँ, ये ठीक है कि यहाँ पर जो है वो आपके जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जो होनी चाहिए लोगों की जो है रोजगार की उपलब्धता होनी व्यवस्था, चाहिए यहाँ रोजगार की, वो नहीं है, यहाँ मान रहे हैं आप? फैक्ट्रियां नहीं है, जी। क्योंकि शिमला में जो है वो कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं बन सकता है। यहाँ पर जी। ये संभव भी नहीं है। यहाँ पर लैंड की दृष्टि से भी, टेरेन की दृष्टि से भी, जी। जलवायु की दृष्टि से भी। तो इसलिए यहाँ का जो युवक है वो काम करने जाता है तो नालागढ़, बद्दी, बरोटीवाला या महतपुर हिमाचल प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश के बाहर के स्थानों पर जाता है। अधिकांश यहाँ पर सरकारी क्षेत्र में नौकरी करते हैं, जी। उसमें काफी बड़ी संख्या में जो है वो रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, लेकिन बाकी जो रोजगार के अवसर हैं वो प्राइवेट सेक्टर में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जो है वो पाए जा रहे हैं। बिल्कुल सर, उधर एक दर्शक का ये भी कहना है, उन्होंने कहा था कि आपसे जरूर पूछें सवाल। शिमला विधानसभा क्षेत्र में ट्रैफिक और सड़कों की जो खस्ता हाल है, जो समस्याएं हैं लगातार बनी हुई हैं, जिसे लेकर परेशानी होती है। जिस तरीके से शिमला शहर के अंदर आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक की कितनी समस्या है, पार्किंग की कितनी समस्या है, जो कि यहाँ पे टूरिस्ट इलाका है, आप सभी को ज्ञात है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके ऊपर यहाँ पे पिछले 4 साल में कोई काम नहीं हुआ है। बदहाल यहाँ पे जो है सड़कों की हालत थी। आपने देखा कि अभी 10 दिन पहले ही जो है शिमला शहर के अंदर जो है मेटलिंग का काम शुरू किया गया है। ये जो है अभी चुनावी जो वर्ष है, इसमें जो है ये सरकार जनता को जो है लुभाने का प्रयास कर रही है। 4 सालों में कुछ नहीं हुआ है, इस आखिरी साल में जो है जनता को लुभाने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि खस्ता हाल कोई नहीं बोल सकता शिमला की सड़कों। जी आप अपने संवाददाता से भी पूछ लीजिएगा। जी शिमला की सड़कें जो हैं वो सारे हिमाचल में तो हैं ही हैं, देश के बड़े बड़े नगरों से भी बेहतर सड़कें जो हैं आपको शिमला में मिलेंगी। हाँ, ये ठीक है कि कंजेशन है यहाँ पर। कंजेशन इसलिए है कि सड़कें जो है वो कम चौड़ी थी। जी ये अंग्रेजों के समय रिक्शा चलाने के लिए बनी थी, लेकिन आज बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं यहाँ पर, तो इसलिए जो है वो कंजेशन हो जाता है। उसी को समाप्त करने के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर 33 किलोमीटर सड़क जो है वो चौड़ी की है अभी जी। और उसी के साथ साथ उन सड़कों के साथ हमने पेडेस्ट्रियन पाथ अलग से बनाए हैं, जिसमें पैदल चलने वाले लोग जो हैं उन पेडेस्ट्रियन पाथ पर चलें और सड़क पर गाड़ी चल सके। और उसके लिए हम जो है वो
हमने प्रपोज किए हैं फ्लाईओवर बीच में 2 स्थानों पर, जी। और रेलवे की अथॉरिटी से हम उसके जो है वो अनुमति मांग रहे हैं, क्योंकि जमीन जो है वो रेलवे की है। यहाँ काम करना भी बहुत आसान नहीं है ना। सर्दियों में हम काम नहीं कर सकते हैं, बरसात में काम नहीं कर सकते हैं। वर्किंग सीजन जो है बहुत छोटा होता है। फिर शिमला में बहुत सारी लैंड जो है वो DPWD जो केंद्रीय एजेंसी है उनके पास है, या फिर रेलवे के पास है। उनसे जो है वो प्रश्न करना पड़ता है, उनसे मांगनी पड़ती है। यहाँ तो क्रॉस करने के लिए अगर जगह चाहिए तभी उनकी परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। और फिर बहुत सारे कुछ आदेश NGT के हैं, यहाँ कुछ कोर्ट्स के आदेश होते हैं, उनसे जो है वो अनुमति लेते हुए, उनके आदेश जो है मानते हुए कठिनाई से काम करना पड़ता है। लेकिन जितना तेजी से काम शिमला के जो है सौंदर्यकरण के लिए और इसके चौड़ीकरण करने के लिए और इसमें सुविधाएं देने के लिए हुआ है, उतना शायद आज से पहले कभी नहीं हुआ है। यही कारण है कि इस वर्ष जो है वो ईज ऑफ लिविंग में शिमला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ सारे देश भर में। और डिफरेंट जो है वो पैरामीटर्स के ऊपर जो सर्वे किया है नीति आयोग ने, पहली बार किया है शहरों का सर्वे, उसमें भी हिंदुस्तान के 56 शहरों का जो सर्वे हुआ है उसमें हिमाचल प्रदेश का शिमला शहर पहले नंबर पर है, चंडीगढ़ दूसरे पर है और कोयम्बटूर जो है तीसरे नंबर पर है। चलिए सर, जब काम हुआ होगा तभी तो ये बिल्कुल है और इसके लिए हम आपको बधाई भी देते हैं। लेकिन एक और दर्शक का सवाल आपसे पूछ लेते हैं। शिमला में बिजली पानी की समस्या है जिसका स्थायी समाधान होना चाहिए। पानी की उचित व्यवस्था है ही नहीं है। 4-4, 5-5 दिन बाद पानी आता है। बिजली के हालात आप देखिए, बिजली के बिलों में कितने जो युवाओं को यहाँ पे लूटा जा रहा है। आप देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर किराया वसूला जा रहा है छात्रों से। इस पर क्या कहेंगे आप? बिजली की कोई समस्या नहीं है जी। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन जो होती थी उस पर जो है वो पहले बिजली के कनेक्शन नहीं दिए जाते थे, लेकिन हमारी सरकार ने, मैंने इसमें प्रयत्न करके जो है वो सबको बिजली का कनेक्शन मिलेगा और रेजिडेंशियल जो हमारे रेट्स हैं उसके आधार पर मिलेगा। ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। और यहाँ पर अंडरग्राउंड भी है केबलिंग और कुछ जो है वो ओवरग्राउंड भी है। तो शिमला शहर में पहली बार बर्फ में एक भी घंटे के लिए बिजली नहीं गई यहाँ पर। ये रिकॉर्ड है आज तक का। नहीं तो बिजली जब बर्फ गिरती है तो बिजली पानी जो है वो बंद हो जाता है। इस बार ना पानी बंद हुआ ना बिजली बंद हुई है। तो पानी की व्यवस्था तो हम 1800 करोड़ की जो नई स्कीम है उसमें हम और बेहतर करने वाले हैं। लेकिन बिजली की समस्या जो है वो बिल्कुल जो है वो दूर कर दी गई है। उसमें एक और हम आगे जो है आयाम जोड़ना चाहते हैं कि हमारी सारी जितनी भी जो है वो बिजली की व्यवस्था है वो अंडरग्राउंड हो जाए। लेकिन शिमला में जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो फॉरेस्ट लैंड के कारण, NGT के ऑर्डर के कारण जो हो जाते हैं, जिसके कारण हम कई स्थानों पर खुदाई नहीं कर सकते, अंडरग्राउंड चीजें नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए, लेकिन उसके बाद जो बिजली और पानी में जो समस्या है वो कभी कभी आती है, क्योंकि बिजली चला जाए तो पानी बंद हो जाता है, क्योंकि लिफ्ट से चढ़ता है यहाँ पानी सब कुछ। लेकिन जब हमारी नई स्कीम बनकर के तैयार हो जाएगी तो पूरा 2050 तक के लिए जो है वो 61 MLD पानी जो है वो शिमला को मिलेगा, जो 24/7 जो है वो लोगों को पानी मुहैया होगा। तो चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेबाक सवाल और जितने बढ़िया अंदाज से आपने दर्शकों के सवालों का जवाब दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। और हमारे खास कार्यक्रम यानी बोलिए विधायक जी, जिसमें हम पूछते हैं आप ही के सवाल आप ही के नुमाइंदे से, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी कि आप हमारे इस प्रोग्राम को पसंद भी कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए MH1 प्राइम।